Sarvesh Sukhatme is an entrepreneur and has a business focusing on dietary supplements and agro exports. He is a BITS Pilani alumnus and did his post graduation in biomedical engineering from Cornell University. He was a researcher in NUS Singapore working on nanotechnology for cancer applications before he came back to India. The common theme in this episode was prevention is better than cure. We talked about dietary supplements, whey protein, cancer, and explored his journey so far as an entrepreneur. We also talked about science, spirituality, and Bhagavad Gita. I hope you enjoy this episode. मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था आज और कल में, तो karjemarathi.com पे आपकी प्रोफाइल है. ओके हाँ, ठीक है. तो मैंने एक लाइन पढ़ी वहाँ पे जिसको लेके मैं अब काफ़ी क्यूरियस हूँ. मैं आई विल रीड इट आउट. ठीक है. Amidst the current pandemic situation, India in particular is at an interesting juncture. What we do in the next 2 years will decide our course for the coming decades. What exactly do you mean by this? मतलब आप where are you coming from? आज आप ये बोल रहे हो किस सेंस में? ओके तो इसमें अभी दिस आर ऑल माय पर्सनल व्यूज. मेरी Sure, वैयक्तिक sure, मत sure. है. इसमें कुछ मतलब किसी का कुछ समर्थन या ऐसा कुछ नहीं है. Sure, sure. तो अभी फिलहाल भारत में कैसा है कि भारत अभी भी डेवलपिंग देश है और भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से डेवलपिंग देश ही रहा है. अभी इट विल बी द 75th इंडिपेंडेंस डे. तभी भी हम डेवलपिंग है. तभी उसके कॉन्ट्रास्ट में चाइना सबसे ऑब्वियस कंपटीटर हमारा चाइना है, क्योंकि चाइना भी उसी समय के आसपास जापानीज लोगों के नेतृत्व से और जापानी ऑक्यूपेशन से बाहर निकला था. तो चाइना और हमारे बीच में इतना बहुत मतलब टू बी वेरी प्लेन और मतलब अगर सत्य कहना है तो जमीन आसमान का फर्क ही है. नेट जीडीपी के हिसाब से तो चाइना यूएस के पीछे है, पर अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के सब देखे मतलब उस कंट्री में $1 या फिर उनकी लोकल करेंसी में कितना कुछ बाय कर सकते हो, उसके हिसाब से चाइना तो यूएस के भी काफी मील आगे है. तो ये डिफरेंस क्यों? तो इसमें कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशंस भी है, कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी है, कुछ इंटरनल चीजें हैं जो चाइना ने बाहर रिलीज नहीं की. तो कुछ उसमें डिस्कशन करने नहीं, पर एक चीज जो है कि चाइना ने जो यूजुअल रूट अप्लाई किया कि इकोनॉमी के 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. तो मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. तो प्राइमरी होता है एग्रीकल्चर, मतलब तुम सबसे बेसिक चीजों में तुम एंगेज्ड हो. प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब क्लीनिंग, फिजिकल लेबर इन अ वे, वो है प्राइमरी इकोनॉमी. तो भारत बहुत पहले से मतलब ऐतिहासिक पुराने मतलब तुम मतलब जब से ये चीनवीन और ये ग्रीसी सिविलाइजेशन भी नहीं है तब उसके पहले से हम एग्रेरियन इकोनॉमी ही रहे. एग्रीकल्चर ही हमारा बेस रहा है. अभी जाके भी एग्रीकल्चर ही काफी बड़ा बेस है, पर एग्रीकल्चर वैसा का वैसे ही रहे. डेवलपमेंट कुछ ज्यादा फंडामेंटली एग्रीकल्चर में पूरे दुनिया भर में नहीं हुआ है. तो जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए वो थोड़ी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, ऑटोमेशन मेनली. अभी भी भारत एग्रीकल्चर पे निर्भर है. तो ये सिचुएशन चाइना के साथ भी थी. चाइना भी एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट देश ही था. तो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग किया, ग्रास रूट तक सभी फार्मर, सभी किसानों को जो चीजें अत्यावश्यक है, जो भी शिक्षण और जो कुछ भी उनको तकनीकी ज्ञान देना जो काफी जरूरी है प्रगति के लिए, वो उनको दिया. और वो एक उनका सॉलिड बेस बना दिया उन्होंने फार्मर लोगों का. फिर उसके ऊपर उन्होंने सेकेंडरी इकोनॉमी में ट्रांजिशन करना शुरू किया 1970s टू 1990s के बीच में, विच इज मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, प्रोसेसिंग. मतलब तुम वैल्यू एडिशन कर रहे हो. तुम अगर सादा व्हीट ले रहे हो या फिर तो उससे मैदा बनेगा, फिर मैदा से मैगी बनेगी. तो दैट इज सेकेंडरी इकोनॉमी. और फिर सेकेंडरी के ऊपर आता है टर्शरी इकोनॉमी. टर्शरी मतलब सर्विस बेस्ड, मतलब तुम डायरेक्टली लेन देन कुछ स्वतः खुद से बना नहीं रहे हो, बट यू आर प्रोवाइडिंग एन एसेंशियल सर्विस, जो कि सिंगापुर है. सिंगापुर की इकोनॉमी इज टर्शरी इकोनॉमी, क्योंकि सिंगापुर सिर्फ सर्विसेज में एंगेज्ड है, लाइक टूरिज्म, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एजुकेशन. दीज आर ऑल सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड दैट इज अ टर्शरी इकोनॉमी व्हिच इज एट द स्टार्ट. मतलब जो सबसे ऊपर जो इकोनॉमी आती है वो सर्विस बेस्ड आती है. ठीक है. तो जो कोई भी बड़े बड़े इकोनॉमी है वो सब भी टर्शरी बेस पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं. यूरोप हो, यूएस हो, सिंगापुर हो, जापान हो, ये सब उनका एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग भी चलता है. और वो बस खुद के सेल्फ सस्टेनेंस के लिए है. यूएस इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीजें, पर नॉट टू द एक्सटेंट कि जितना पहले करते थे. अच्छा. अभी यूएस जितना मेजरली इकोनॉमी उनका जो चलता है वो सब आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और
प्रोप्राइटरी थिंग्स पे चलता है, जैसे आईफोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है. दीज आर सर्विस एक्सपोर्ट्स, अगेन टर्शरी इकोनॉमी. तो चाइना काफी हद तक पहले सिर्फ सेकेंडरी इकोनॉमी था, मैन्युफैक्चरिंग पे ही निर्भर था, उनके सारे एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में ही चलते थे. और अब जाके वो धीरे धीरे उन्होंने टर्शरी में भी काफी एस्टेब्लिश कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल जूम, उनका जो वी चैट है, अभी उनका वो अलीबाबा है, दीज आर ऑल टर्शरी बेस्ड क्योंकि Tertiary. सर्विस प्रोवाइडर्स है. हाँ. तो अभी इंडिया फिलहाल अभी भी सिर्फ प्राइमरी चीजों में ही अभी भी लगा पड़ा है. बट दिस इज नॉट अ बैड थिंग. ऐसे एक क्या? कतई गलत नहीं है. क्यों? क्योंकि भारत में सब कुछ उगता है. तुम जो कुछ भी इमेजिन करो वो सब भारत में उगता है. राइस भी उगता है, गेहूं भी उगता है, केसर भी उगता है, मसाले भी उगते हैं, सब्जियां भी उगती है, फल भी उगते हैं, सब कुछ उगता है. वॉट एवर यू कैन पॉसिबली नीड, ये सब भारत में उगता है. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर ये सब कुछ उगता है, उसके बाद भी फिर हमारे फार्मर्स पीछे क्यों पड़ते हैं? तो पीछे पड़ते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत बेकार है. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन. There is no structure. किसान को तुम, देयर इज नो स्ट्रक्चर. किसान, हमें ऐसा एक समझ होती है या फिर ऐसा एक प्री कंसीव नोशन होता है भारतीयों में कि किसान मॉडर्न नहीं है. किसान को समझ भी नहीं आता कि टेक्निकल इक्विपमेंट या फिर ऑटोमेशन कैसे करना है. पर ये कथन गलत है. तुम अगर किसान को बता दो कि मुझे ये चीजें उगानी है, ये इधर इधर उगती है, उनको क्लाइमेट ऐसा लगता है, वो आपको उगा के देगा. अगर वो चीज पॉसिबल है उस जमीन पे, वो उगा के देगा. कैसे क्या फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन करना है, किस खेत के, उसको क्या डालना है, क्या इनपुट करना है, वो कैसे मैनेज करना है, वो सब कर लेगा. अपना किसान इन बेसिक स्किल्ड है. तो उसमें फिर भी उसको जो सपोर्ट चाहिए, जो क्रेडिट, मेनली एक आता है क्रेडिट. क्यों? क्योंकि भारत में लोग है, पॉपुलेशन बहुत है, तो लेबर मिल सकता है. पर लेबर को अच्छा इंसेंटिव देने के लिए हमारे पास क्रेडिट स्कीम नहीं है, जो कि अभी धीरे 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 बन रही है. अच्छा. अभी कैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इधर प्राइमरी मतलब इकोनॉमी में ही सस्टेन करके उसमें कुछ इनोवेशन करके प्राइमरी इकोनॉमी ये बने रहे. सेकेंड ऑप्शन है कि चाइना की तरह बनो, प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करो, सेकेंडरी से फिर टर्शरी में देखो, या सीधा प्राइमरी से टर्शरी में जंप मारो. वो बीच का मैन्युफैक्चरिंग का सेव रखिए मत. विच इज इन माय ओपिनियन, मेरे वैयक्तिक ओपिनियन में दिस इज जो हमें करना चाहिए. क्यों? क्योंकि कैसा है कि चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में कंटिन्यूड इकोनॉमी सस्टेन करने के लिए उनको अपना करेंसी डिवैल्यू करना पड़ता है. सप्लाई करेंसीज भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है. डॉलर क्यों इतना महंगा है? क्योंकि सब जगह डॉलर ही यूज होता है. कहीं पे भी जाओ जहाँ पे कि थर्ड वर्ल्ड करेंसी है, वहाँ पे डॉलर एक्सेप्ट होता है. इंडियन रुपये एक्सेप्ट नहीं होता, चाइनीज युआन एक्सेप्ट नहीं होता, यूरोप कभी कभी एक्सेप्ट होता है, पहले जीबीए भी एक्सेप्ट होता, वो भी एक्सेप्ट नहीं होता. तो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है. तो अभी अगर सारे कंट्रीज जो यूरोप और यूएस और सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी अगर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब उनको युआन खरीदने पड़ रहे हैं, विच मीन्स युआन इज इन डिमांड. मतलब युआन की वैल्यू बढ़ रही है. और युआन की वैल्यू बढ़ी तो मतलब चाइना में उसके बनने की कॉस्ट बढ़ रही है. जो तुम चीज पहले 6 युआन में लेते थे, अब वो 10 युआन में तुम्हें लेनी पड़ेगी आफ्टर कन्वर्जन टू लोकल करेंसी. फॉर एग्जाम्पल अगर $1 में कर रहे थे तो अभी $2 में करनी पड़ेगी, फॉर एन एग्जाम्पल. तो महंगा पड़ रहा है. तो चाइना क्या करता है? अगर वो उनकी एक्सचेंज रेट अगर $1 का 6 युआन है, उसको 10 युआन कर देता है आर्टिफिशियली. तो चाइना के पास उतनी पावर है, उतना लिक्विडिटी है, अफोर्ड कर सकते हैं. तो ऐसा कर करके उन्होंने इकोनॉमिक साइकिल सस्टेन कर लिया. अच्छा. अभी भी कर रहे हैं, काफी हद तक वो डिवैल्यू कर ही रहे हैं. अभी तो भारत भी कर रहा है डिवैल्यू, ताकि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट हो सके. और हमारे फॉरेन से रिजर्व, मतलब डॉलर रिजर्व जो है हमारे पास, जितने डॉलर में जितने अमाउंट है, नॉट रुपी, जितने डॉलर में है उतना हमारे पास स्ट्रांग हो, जस्ट इन केस कि डॉलर की एक्सचेंज रेट और बढ़ जाए. तो ऐसे फैक्टर में अगर हम उसी तरीके से चलते रहे तो हमारे इकोनॉमी तो बढ़ रही है, हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है. तो हमें इसी साइकिल में फंसना पड़ेगा कि हम अगर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हो गए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रहा. यूएस जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे कंजम्पशन हाई है और वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है. जापान में पॉपुलेशन रेट एकदम ऑल टाइम लो पे है, यूरोप में ऑल टाइम लो पे है, यूएस में भी मतलब अभी जो इमिग्रेशन है उसके कारण वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा स्टेबल है, ग्रो भी हो रहा है. पर नेटिव, मतलब नेटिव इज अ डिबेटेबल टर्म, नेटिव इंडियन या फिर नेटिव व्हाइट पॉपुलेशन, उसमें वो पॉपुलेशन इज मोर और लेस काफी फ्लैट ही है. ये ऐसे केसेस में ये एग्जैक्टली ये फीचर एक डेवलप्ड कंट्री का होता है कि पॉपुलेशन रेट, ग्रोथ रेट डिक्रीजेस, है ना? करेक्ट. हाँ, करेक्ट. गो ऑन सॉरी. या
तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर वहाँ पे कंजम्पशन कम हो रहा है और हम यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, तो खरीदेगा कौन? अगर बायर है नहीं तो हम यहाँ पे सप्लाई बना के रख करेंगे क्या? विल अगेन रन इनटू द सेम ट्रैप। वो साइकिल जो है, इकोनॉमी हमेशा साइकिल में ही चलती है। हाँ पहले रिसेशन आता है, फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, फिर देर इज अ पीक बूम, फिर वापस वो डाउनवर्ड्स ट्रेंड शुरू होता है। हम्म बस टाइम स्केल अलग होता है, डिपेंड वो ह्यूमन हम बस हमारी जिंदगी यूजुअली लाइफ स्पैन 60 साल से लेकर 80 साल तक होता है। तो हम सोचते हैं कि बस इसी लाइफ स्पैन में जो कुछ भी होता है हम उसे सत्य मान लेते हैं, पर एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। हम्म, जो कुछ भी नेचुरल साइकिल ऑफ थिंग्स है वो ह्यूमन लाइफ स्पैन में काफी बड़ा भी हो सकता है। हाँ तो ऐसे में फिर हम वापस उसी ट्रैप में जाना चाहते हैं क्या? नहीं, नॉट नहीं। ट्रू। फिर अभी लोग कहते हैं कि कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, फिर उससे जीडीपी बढ़ेगा। पर हिस्टोरिकली स्पीकिंग इंडिया भारत में कंजम्पशन हाई रहा है। आप देखिए कि मंदिरों में कितना फूल चढ़ते हैं, जो अभी महादेव पे जितना दूध चढ़ता है, आई डोंट थिंक उतना दूध कहीं उतना यूएस यूएस में भी राइवल कर सकता है अगर ऑफिशियली पकड़ा जाए। वी कैन डेफिनेटली राइवल। फूल हम्म, चढ़ते हैं, उतनी मिठाई चढ़ती है, कितने सारे फेस्टिवल्स के लिए लाइटिंग वाइटिंग होते हैं, कितने सारे कपड़े चढ़ाए जाते हैं। वी आर फंडामेंटली कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। हाँ दिन ब दिन कितना तेल दूध ये सब कॉमन चीजें कितनी यूज करते हैं हम, शक्कर हाँ कितनी ज्यादा प्रमाण में यूज करते हैं। अभी बस प्रॉब्लम क्यों आता है, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज। जो हम्म, एक मंदिर के बाहर जो छोटा सा शॉप बैठ के बना है, वो थोड़ी टैक्सेस फाइल कर रहा है, वो थोड़ी जीएसटी भर रहा है। हम्म, और इंटरनेशनल स्केल पे तुम पकड़ते कब हो? जब तुम्हारे टैक्सेस फाइल होते हैं, ये वर्ल्ड बैंक और ये सब जो स्टेटिस्टिक्स निकालता है, उन समय तो जो ऑफिशियल गवर्नमेंट जो स्टेटिस्टिक्स दे सकता है वही निकालते हैं। हम्म, अनअकाउंटेड को कैसे कर सकते हैं? हाँ तो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, अच्छा। द रूट एट विच इज द पॉपुलेशन। ठीक है। तो now it is depending on the current monetary policies and the current government policies कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हाँ हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेस देना है या फिर हमें सर्विस बेस्ड देना है। तो सर्विस बेस्ड डजंट मीन कि हम डायरेक्ट होटल वोटल ही खोल दे, टूरिज्म ही कर दे। हम्म हम कन्वेंशनली क्यूरियस विज्ञान, जब लोगों को पता भी नहीं था कि ज्ञान क्या होता है, हमारे पास विज्ञान भी था। हम्म हमारे पास ज्ञान के साथ विज्ञान भी था, वी ऑलरेडी न्यू साइंस। तो उसके ऊपर जो अभी ये जो नया रेवोल्यूशन है कि पीपल आर फोकसिंग मोर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो तुम भले ही उसको मैन्युफैक्चर ना करो, पर ये तुम्हारा नया कंसेप्ट है जिसके हक किसी भी बनने का तुम्हारे पास है। हाँ दैट इज गोइंग टू बी द ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड। एप्पल, टेस्ला, इनके एप्पल के पास तो पैटर्न बहुत सारे हैं। एप्पल खुद मैन्युफैक्चर भी बहुत कम चीजें करता था, अभी तो कुछ भी खुद मैन्युफैक्चर ही नहीं करता। और हाँ फिर भी वेल्थ डोमिनेट तो एप्पल ही करता है। हम्म क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इज देयर, द ब्रांड वैल्यू इज देयर। तो ऐसी चीजों में अगर भारत अभी से इन्वेस्ट करे, चाइना ने भी ये बहुत साल पहले किया था, चाइना पैरेलली कर रहा था, पर चाइना का थोड़ा मॉडल अलग था, वो कॉपी एंड पेस्ट कर रहे थे। वो हाँ यूएस से काफी सारी चीजें कॉपी कर हाँ करके वो अपने पेटेंट्स बना रहे थे, अपने नेशनल मतलब चाइना के चाइना में ही अपना मार्केट खेल खेल के अपना जीडीपी बढ़ा के हम्म फिर वो वैसा कर रहे थे। अभी धीरे धीरे वो इंटरनेशनल स्केल पे जैसे टिकटॉक, बाइटडांग, वीचैट वगैरह सब चल रहा है। हाँ तो ऐसे अभी हम इस पॉइंट पे है कि हमारे पास जो भी अभी रिजर्व है, हाँ वो हम मैन्युफैक्चर में इन्वेस्ट करें या फिर आईपी रिलेटेड चीजों में इन्वेस्ट करें, विच कैन बी मोनेटाइज वेरी क्विकली, एफर्टलेसली। हम्म सो दिस ऐसे इज व्हाई। जंक्चर में हम अभी है, हाँ दैट इज द जंक्चर। ओ अब मैं सब समझ में तो आगे थोड़ा। चल के जो एंटरप्रेन्योर्स भी है, हाँ दे आर ऑल्सो एट इंटरेस्टिंग जंक्चर कि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में घुसे या फिर नई चीजें में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में घुसे, या फिर जस्ट नया आइडिया कंसेप्ट बनाने में घुसे एंड देन यू कैन आउटसोर्स इट टू एनी एक्सटर्नल पार्टनर और तुम अपना बस ब्रांड एस्टेब्लिश करो। so this is why it's important, but why only the next 2 years? क्योंकि ये अभी सिचुएशन ऐसा है ना कि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। अभी अच्छा जो डिसीजंस लेंगे वो आगे जाके एग्जीक्यूट करना है। हाँ अगर क्या एग्जीक्यूट करना है ये पता नहीं हो, फिर आगे जाके एग्जीक्यूशन तो बहुत दूर की बात, हम प्लानिंग में ही फंसे जाएंगे। और ये काफी जरूरी चीज है क्योंकि अभी उथल पुथल मची हुई है हर जगह। हाँ नोबडी नोज हाउ दिस इज गोइंग टू पैन आउट। अभी के डिसीजन में ही जो हम थम फुट मतलब जो भी निर्णय लेंगे वो हिस्ट्री मेकिंग होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज वो तो समय ही बताएगा।
आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, पर्सनली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। पर ये दो, जब भी ये आउटलायर सिचुएशन जो बनी है, दिस वन आउटलायर सिचुएशन है, ऐसा साल कभी हाँ अपने हिस्ट्री में तो आया नहीं है। हाँ 1990s 20s वगैरह वो पिछले सेंचुरी में आया था, प्रोबेबली ये सेंचुरी का भी यही साल यही चल रहा है होगा होपफुली यहाँ। प्रोबेबली। तो इसलिए ऐसे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतने हाई पीक पे है, तभी जो हम डिसीजन जो कन्विक्शन के साथ लेते हैं ना, दोज वर्क आउट द बेस्ट इन द नियर लॉन्ग फ्यूचर, रन। इन द लॉन्ग रन। अच्छा ठीक है। सो आप यू आर एन एंटरप्रेन्योर और आप न्यूट्रिशन एंड एग्री सेक्टर में आई एम गेसिंग, सो ये जो आपने एक्सप्लेन किया अभी, आई एम गेसिंग आप एग्री सेक्टर और न्यूट्रिशन में ही आईपी या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आप यूज करके काम कर रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप तो यही होती है ना कि आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जिसने पहले कभी किसी ने सोचा ना हो यहाँ से कि अरे यहाँ से भी आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन बिल्ड समथिंग यूजफुल फॉर द पीपल, विच आई एम गेसिंग आप प्राइमरी से टर्शरी जो जंप है, आपने जो पढ़ाई की है, जो जिस पे आपने पढ़ाई की है, वो आप प्राइमरी सेक्टर में अप्लाई करके उसको सॉर्ट ऑफ ग्रो करना चाहते हो। इज दिस दैट क्या? इज द एम, यस, दैट इज द एम। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान तो वही है। फिलहाल तो बिजनेस दोनों जगह पे स्प्रेड है, न्यूट्रास्यूटिकल प्लस फ्रेश प्रोड्यूस। फ्रेश प्रोड्यूस में हम ये यूजुअली एंगेज इन एक्सपोर्ट्स to Europe and Gulf countries, mainly Dubai. Slowly expanding to Singapore as well. बातचीत चल रही है बस। अच्छा Trying to figure out logistics issues है, flight prices, fuels, etc. काफी सारे issues है। Trying to figure that out. काफी स्ट्रेसफुल लग रहा है। It's part and parcel. सीखने का समय है। Ups and downs, it's always like that. The center of. तो अभी फिलहाल तो हम इसी स्टेज पे है कि वी आर ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट थ्रू पार्टनरशिप्स। पर इवेंचुअल गोल यही है कि जो भारत में जो भी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट आयुर्वेदिक चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, उस पर कुछ इनोवेशन करके उन्हें ना इंटरनेशनल स्टेज पे विद द करंट स्टेटस को जो है साइंटिफिक रिसर्च का, उनको एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके फिर उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है अक्रॉस फील्ड्स। तो ये दोनों लिंक्ड है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स इज अगेन, अगर हम न्यूट्रिशन को डिवाइड करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, तो प्राइमरी मतलब तुम जो फ्रेश प्रोड्यूस में जाते हो वो प्राइमरी हुआ। सेकेंडरी थोड़ा फूड प्रोसेसिंग करके तुम कुछ नया रेडी टू ईट बना रहे हो। टर्शरी इसकी तुम उससे भी एक्जैक्टली जो तुम्हें न्यूट्रिएंट या फिर जो वैल्यू चाहिए उसके बेसिस पे तुम वही कंज्यूम कर रहे हो। अच्छा एंड उसके ऊपर जो दैट इज इन डेवलपमेंट, दैट इज नेक्स्ट, दैट इज पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिनॉमिक्स कहते हैं। मतलब हर आदमी का डीएनए अलग अलग है, जीनोम अलग है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा न्यूट्रिशनल कैपेबिलिटी भी अलग है। तो बेस्ड ऑन दैट योर पर्सनल जीनोम, उसके ऊपर से तुम डाइट सजेस्ट करो। दैट इज फार अवे फ्यूचर, मतलब फार अवे भी नहीं, शायद वो अगले 10-20 साल में भी हो सकता है। वो भी थोड़ा क्या कह सकते हैं कि डिस्ट्रप्शन के फील्ड में चल रहा है वो भी, बट दैट इज द अल्टीमेट फील्ड दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स इवेंचुअली। अच्छा आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स? मैंने ढंग से प्रोनाउंस किया ना, सॉरी। यस करेक्ट। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स काफी जेनरिक डेफिनेशन है डाइटरी इंडिया में। न्यूट्रास्यूटिकल्स का डेफिनेशन ऐसा है कि कोई भी फूड आइटम, any food supplement that can be of an added benefit for your physiological value. So anything that can enhance your or help you in bettering your physiological parameters like blood pressure, heart rate, hemoglobin, any sort of any physiological parameters that you have on a day-to-day basis. उसमें अगर कोई चीज आपको मदद कर रहा है तो that is a nutraceutical. तो जैसे आयरन सप्लीमेंट्स हुए, कुछ डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स हुए, इवन और डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक में भी आते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स हुए, विटामिन सप्लीमेंट्स हुए, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज न्यूट्रास्यूटिकल्स इन जनरल। उसके अलावा फिर हेल्थ सप्लीमेंट भी होते हैं व्हिच यू कैन टेक एज अ हेल्दी इंडिविजुअल जस्ट टू कीप अ गुड हेल्थ विथ यू। फिर प्री एंड प्रोबायोटिक्स व्हिच इज टू अफेक्ट योर गट डाइजेशन। बायोटिक का मतलब एसेंशियली एक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया दैट आर बेनिफिशियल फॉर यू, जो तुम्हें काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं।
उसके अलावा फिर कुछ स्पेशल फूड्स है जो कि तुम्हें कुछ मेडिकल कंडीशंस में ही लेने चाहिए। कुछ मेडिकल फूड्स है जो तुम स्पेसिफिकली एक मेडिकल कंडीशन बढ़ाने के लिए कर रहे हो, लाइक हम्म। वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट, वेट गेन। और फिर कुछ फूड्स है जो नया कैटेगरी आया है फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा। स्पेशल डाइटरी यूज है, मतलब हम्म। तुम्हें किसी चीज की एलर्जी है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक ग्लूटेन एलर्जी वगैरह नया काफी फैड बन गया है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हाँ। तो इसके लिए अगर कोई तुम फूड बना रहे हो स्पेसिफिकली, हाँ। दैट इज फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजर्स। अच्छा। अच्छा। सो। तो देयर आर सब कैटेगरीज विद इन देम। उसका हम्म। एक अम्ब्रेला टर्म है डाइटरी सप्लीमेंट। कभी कभी न्यूट्रास्यूटिकल से भी एक्सचेंज कर लेते हैं, आर आल्सो हम्म। समटाइम्स रिफर टू एज न्यूट्रास्यूटिकल। सो। न्यूट्रिशन फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल। ओह, अच्छा अच्छा, नाउ नाउ सॉर्ट ऑफ गेट इट नाउ, थोड़ा मेंटल मॉडल बन रहा है। तो हाउ डू यू रियली एक्सप्लेन दिस टू योर क्लाइंट्स? आप, आई एम गेसिंग अब B2B है ना बिजनेस अभी तो? वी ऑपरेट इन बोथ मोड्स, बी टू बोथ सी बी मोड्स। टू बी दोनों। ई कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी चलता है, एंड बी टू बी भी है। एक्चुअली मतलब सरप्राइजिंगली इंडिया में इसका अवेयरनेस काफी बढ़ रहा है, स्पेशली जो एज ग्रुप 18, अभी 18 भी नहीं एक्चुअली, उससे भी कम, जो एथलीट्स है, छोटे छोटे बच्चे 14 से लेके 40-45 के लोग जो है, इस एज ग्रुप में काफी लोगों का अवेयरनेस काफी अच्छा है इन हम्म। सब चीजों के बारे में। लोगों को पहले लगता था कि भारत में कि प्रोटीन के अलावा मतलब न्यूट्रास्यूटिकल कुछ होता नहीं है, अभी वैसा सिचुएशन नहीं है। कुछ साल पहले ऐसा होता था कि लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल बोलो तो उनको लगता था सिर्फ प्रोटीन, वे प्रोटीन, दैट्स इट। हाँ। अब बात वैसी नहीं रही। अब आयरन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट, कुछ मसल एनहांसमेंट, कुछ एथलेटिक्स, प्री प्रोबायोटिक्स, ये सब चीज़ों भी लोगों को धीरे धीरे पता चल रही है, एंड द क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज बेसिस ऑल्सो इंक्रीज धीरे धीरे। तो ऐसे यूजुअली डिफिकल्ट होता नहीं है, क्योंकि जिनसे मैं डील करता हूँ उनको पता ही होता है उनको क्या चाहिए क्या नहीं। अच्छा। तो इसमें ये है कि व्हाई नॉट जस्ट मेक पीपल अवेयर ऑफ, वो अपने सप्लीमेंट्स नेचुरल फूड से कैसे ले सकते हैं, अपनी डाइट कैसे चेंज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दिस प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स विच डायरेक्टली उनको हेल्प करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इफ आई स्प्रेड मोर अवेयरनेस कि यू शुड ईट दिस, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो बताते हैं आप ये खाओ, ऐसे आपकी बॉडी ठीक रहेगी, और वर्सेस द प्रोडक्ट्स दैट यू आर मेकिंग? तो इसमें देयर इज अ टू फोल्ड आंसर, ओके। कि गोल तो होना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तुम डेफिशिएंसी प्रिवेंट ही करो, यही सबसे उत्तम है। पर बात यह है कि पुराने जमाने में ये सब चीजें ज्यादा हुआ नहीं करती थी, हम्म। और अभी हमारे डाइट पैटर्न इतने सिग्निफिकेंटली चेंज हुए हैं, फास्ट फूड, फिर ये स्नैक्स, ये सब जो इंडियन डाइट पैटर्न इतना सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है कि तुम कोई भी डाइट पैटर्न अपना कितना भी रेडिकली बदल लो, तुम्हें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो उस मात्रा में अब मिलते नहीं है हम्म। अभी, क्योंकि इवन एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड का यूज बहुत बढ़ गया है। इसी कारण जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज है वो कम हो गई है। तो जितने न्यूट्रिएंट्स पहले हुआ करते थे उसका भी धीरे धीरे एक स्लोली डिक्लाइन हो रहा है। इट्स अच्छा। अ मैटर ऑफ टाइम, मतलब वो तुम इस साल लो अगले साल लो उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखता, पर तुम पिछले 10-20 साल से लो फिर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। यूरोप में भी पाया गया है, यूरोप, यूएस। यूएस में तो कुछ उगता ही नहीं है, कॉर्न और वीट के अलावा हाँ। कुछ उगता ही नहीं है, हाँ। तो उसमें तो करके भी फायदा नहीं है, दे हम्म। इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। पर बात वही है कि ये ट्रेंड काफी हर जगह धीरे धीरे दिख रहा है। तो अभी हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अगर तुम बाई चांस उस सिचुएशन में तुम किसी डिफिशियंसी में पहुंचते हो, तो तुम्हें कुछ नॉर्मल फूड से वो पाना बेहद बेहद मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल B12 और D3 डिफिशियंसी ले लीजिए। हम्म। B12 पहले हमें मिलता था नेचुरल फूड, मतलब तुम जो कुछ भी है तुम नेचुरल स्टेट में खाओ, फ्रूट्स हो, रूट वेजिटेबल्स हो, कुछ भी, इवन गाय का दूध हो, उससे भी काफी विटामिन B12 काफी मात्रा में आ जा करता था। हाँ। तो अभी वो वॉशिंग, पीलिंग, काफी बॉइलिंग करके इतना कर करके हमारा गट बैक्टीरिया इतना बदल गया कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी नहीं होता ढंग से बॉडी में। ओ। विटामिन D3 का नेचुरल सोर्स है सनलाइट, हाँ। मॉर्निंग का सनलाइट। हाँ। हाँ। अब मतलब एक 1.5 घंटा आफ्टर सनराइज, सूर्योदय के 1.5 घंटे बाद का जो काल होता है, उसमें तुम अगर सनलाइट में बैठो तो अपने शरीर में विटामिन D3 अपने आप नॉर्मल सिंथेसाइज होता है, हम्म। जो कि पहले काफी लोग करते, सूर्य नमस्कार, बाहर जाके टहलना, ये सब काफी लोग हम्म। करते थे। और ये हाई राइज की कंसेप्ट आ गई, हाई राइज बिल्डिंग, हाँ। ये वो पोल्यूशन,
मुंबई वगैरह में तो ऐसा सनलाइट डायरेक्ट कई कई घरों में आता ही नहीं है, हाँ ये तो है। तो कैसे करेक्ट। होगा विटामिन डी से? कितना दूध पियोगे कि दूध पी पी के तुम D3 निकालोगे? हमारे बॉडी में भी कुछ लिमिट्स है ना कि तुम कितना हम्म। एब्जॉर्ब कर सकते हो फ्रॉम अ गिवन अमाउंट। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि तुम्हें कुछ चॉइस ही नहीं है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए सप्लीमेंट वर स्लोली बिंग डेवलप, तुम कन्वीनियंट वे में ले लो। ऐसा नहीं कि हम्म। तुम मतलब दिन में 5-5 लीटर दूध पी रहे हो फिर जाके तुम्हारा विटामिन D3 बन रहा है। उसके जगह एक टैबलेट ले लो। हाँ। हम्म। इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस। करेक्ट करेक्ट। और अभी वो आदत बन गई है, ये डाइट पैटर्न चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। हाँ हाँ, एक्चुअली हम काफ़ी रेजिस्टेंट हो जाता है आदमी एक अपनी डाइट पैटर्न या फिर कुछ रूटीन भी चेंज करना या कुछ भी कोई भी नई चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया आजकल वैसे एक्चुअली। करेक्ट। हाँ। करेक्ट। तो आपने अभी बीच में वे प्रोटीन की बात की, तो लास्ट वीक मैं एक मेरा एक गेस्ट था, वो बॉडी बिल्डर है, तो वो बोल रहा था कि वो पर्सनली, मैंने शायद आपसे कल भी शायद आपसे फ़ोन पे बात की थी इस पे, वो पर्सनली प्रोटीन्स पे इतना, वे प्रोटीन मतलब वो कोई भी कंपनी का वो इतना भरोसा नहीं करता, उसको पता है, उसको मतलब ट्रस्ट नहीं है या फिर फ्रॉड होते हैं या इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस मतलब वो लेगा तो 1-2 स्कूप लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा कि उसको पता है कि ज़्यादा इम्प्योर होगा। तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? जी, थोड़ा मैं यहाँ पे खुद का तो थोड़ा पर्सनल प्रमोशन कर सकता हूँ कि हम जो वे प्रोटीन बेचते हैं, हाँ। दैट वी एंगेज इन, वो कम्प्लीटली नेचुरल है। मतलब जो गाय, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। अच्छा, आपको हाँ। आइडिया है वे नहीं, मेरे प्रोटीन को कैसे आइडिया बनता नहीं है। है? नहीं, 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 बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे। तो अभी आपने पक्का घर पे कभी ना कभी तो दही, श्रीखंड, चक्का तो बना ही हुँ, होगा। हुँ। तो दही में आपने देखा होगा कि दही जब लेते हो तो उसके बीच में छोटा सा व्हाइट कलर का लिक्विड बचता है हाँ, पानी की तरह। हाँ, हाँ। उसमें कुछ व्हाइट व्हाइट डॉट रहता है, हुँ, सफेद हुँ, कलर के डॉट हुँ, डॉट दिखते हैं। हुँ। वो वे है। ओह! वे एक बाय प्रोडक्ट है। दूध से जब पनीर बनता है, दही बनता है, चीज बनता है, कर्लिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, कर्लिंग जब होता है दूध का, हुँ। तो फिर जो तुम बना रहे हो, आप बना रहे हो बटर हो, पनीर हो, कुछ भी हो, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है दैट इज वे। ओह! अच्छा। उस वे जो इतने क्वांटिटी में बचता है उसको प्यूरिफाई करके, उसको प्रोसेस करके, उसको कंज्यूमेबल फॉर्म में बनाया जाता है। अब वो जो वे बनता है उसका पाउडर फॉर्म में, वो काफी कड़वा होता है। अच्छा। इसमें लैक्टोज काफी कम मात्रा में होती है, तो वो स्वीट तो लगेगा नहीं, कड़वा चीज तो कोई लेगा नहीं। हाँ। तो फिर उसमें स्वीटनर डालते हैं, शुगर, उसमें फ्लेवर डालते हैं ताकि वो इंजेस्टेबल हो जाए, खाने हुँ, लायक, हुँ, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स को भी इंटेग्रल करना जरूरी है। हुँ, हाँ। तो फिर अभी इसमें ये जो प्रोसेस है, इसमें कितना तुम प्योरीफाई करते हो, उसमें कितने स्वीटनर डालते हो तुम, उसमें कौन सा फ्लेवर डालते हो, कितना नेचुरल है, ये सब चीजें उसमें आ जाती है। हुँ, तो अब एसेंशियली वे बाय प्रोडक्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। तुम बाय प्रोडक्ट ले रहे हो मतलब उसे डाइजेस्ट करने में तुम्हें थोड़ी तो दिक्कत होगी। हाँ, बायोलॉजिकल वैल्यू में वे इज वेरी हाई, उसमें बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत प्रोटीन की है। हाँ, एसेंशियल प्रोटीन भी बहुत अच्छे हैं उसमें, हर अच्छी हाँ, मात्रा में, नो वन कैन डिबेट। हुँ, पर इट इज अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। काफी लोगों को वे डाइजेस्ट नहीं होता आसानी से, कुछ लोगों को होता है। यूजुअली जो वेजिटेरियंस है, जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा खाते नहीं है, उनको वे डाइजेस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है इनिशियली तो एटलीस्ट। हुँ, तो फिर ऐसे चीजों में वे प्रोसेस करने करने में कुछ काफी सारे स्टेप्स जिसमें तुम एडल्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा। तो अभी वे होता है सफेद, उसमें तुम आटा डाल दो, अनलेस यूर अ ट्रेंड आए, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो वे आटा है? हाँ, ये भी तो है, हाँ। भारत में तो इतना क्वांटिटी का वे बनता नहीं, क्योंकि मिल्क इंडस्ट्री का अलग डायमेंशन पे चलती है। रॉ मिल्क कंजम्पशन बहुत है भारत में। हाँ, हाँ, उसके अलावा जो कंजम्पशन है वो घी में। फिर बाकी अभी रिसेंटली बटर, चीज के, दही के फॉर्म में अब धीरे धीरे चलता है। हाँ। पर फिर भी अभी काफी प्राइमरी कंजम्पशन मिल्क के फॉर्म में होता है। बाहर वैसा नहीं है। बाहर दूध से ज्यादा फिर चीज, चीज़, उनका हाँ, योगर्ट, योगर्ट, इन सब हाँ। चीजों पे ज्यादा फोकस है। तो अभी वो वहाँ पे चीज इतना लोग वो ऑलरेडी बना ही रहे हैं, तो चीज के अलावा भी जो बचा है वे उसका क्या करे? वो प्रोसेस कर दो। इज आफ्टर अ हुँ, बाय प्रोडक्ट, उसमें कितना भी सस्ते में बेचे फिर भी इट इज अ बाय प्रोडक्ट, वो ऊपर का पैसा बन ही रहा है। तो वहाँ पे वे बहुत सस्ते क्वांटिटी में मिलता है। भारत में वैसा नहीं है, भारत में वे इतना सस्ता नहीं मिलता क्योंकि हमारे यहाँ पे चीज और वो सब इतनी मात्रा में नहीं बनते हैं। ऑल्दो दैट माइट चेंज इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, हुँ, कि हमें वे रॉ अगर भारत में ही बनाना हो तो इतने सस्ते में बना नहीं होगा, तो इसलिए क्या इम्पोर्ट करता है।
तभी इंपोर्ट करते हैं तो उसमें टैक्सेस ड्यूटीज बढ़ा के महंगा तो होता महंगा है। मिलता है, हाँ। तो फिर उस कॉस्ट कटिंग वगैरह थोड़ा जुगाड़ करने के लिए फिर लोग उसमें एडल्ट्रेशन करते हैं। ओ। उसमें आटा डाल दिया, शक्कर डाल दी, कुछ और टाइप का भी डाल दिया, कुछ और पाउडर डाल दी, ऐसा कर करके उसको एडल्ट्रेट करके फिर वैसा बेचते हैं तो सेम प्राइस, हम्म। विच इज रॉन्ग। वो तो फंडामेंटल रॉन्ग है, देयर इज नो डाउट हाँ अबाउट हाँ इट। हाँ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, करेक्ट। तो अभी वो इतने स्तर पे हो गया है, कंजम्पशन हाँ। इतना है, पॉपुलेशन इतनी है, उसमें एवरेज एज भारतीय आदमी का 27 साल है। यंग आदमी मतलब जो वर्कआउट भी करते हैं, हम्म। उनको प्रोटीन वोटीन भी लगता है, जिम में भी अभी रिसेंटली फिटनेस फैट भी बढ़ गया, हाँ। तो कंजम्पशन भी है। 2000 में भी बेचा, 1000 में बेचा तो भी लोग लेंगे। फिर उसको 1000 में करने के लिए फिर लोग एडल्ट्रेशन करते हैं, क्वालिटी में थोड़ा हम्म। सस्ता कर देते हैं। तो इसके कारण वे में थोड़ा कंफ्यूजन और थोड़ा भय बना हुआ है कि वे लेना चाहिए नहीं, कि फाइनली आप उसको खा रहे हो, इंजेस्ट कर रहे हो, कि पेट को एडजस्ट कर रहे हो, आप अपने गट को एडजस्ट कर रहे हो सब चीजें डाइजेस्ट करने में। अभी फिलहाल तो आप जब तक जवान हो तब तक कुछ महसूस होगा नहीं, हाँ। आगे चल के 10-15 साल बाद पता चलेगा कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है क्या नहीं। हम्म। तो आप इसको अ, तो आपको अगर तो आप लोकली इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो? नहीं, हमारा यूएस पार्टनर है अच्छा। जो कि अभी अभी दूध से बनता है, बाय प्रोडक्ट है, मतलब गाय से बनता है। तो गाय को दूध ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए उनको हार्मोन दिए जाते हैं, वो बीमार ना पड़े इसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो जाहिर नेचुरल है कि अगर गाय वो सब ले रही है, उसके दूध उनके दूध में भी थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में वो सब आता ही होगा। तो वो दूध में आता है मतलब चीज में भी आ रहा है, मतलब उसके बाय प्रोडक्ट वे में भी आ रहा है। तो आप वे में वो सब हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स भी आप ले रहे हो, तो यू आर एसेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फॉर पैथोजन। हाँ। तो ये सब चीजें वे में धीरे 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 बढ़ रही। इवन तो प्रोटीन अच्छे क्वालिटी का है, इट्स ऑल गिवन, अब्जॉर्ब भी होता है, एसेंशियल प्रोटीन भी ऑल गिवन। पर ये सब चीजें जो है जो कमर्शलाइज करके थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा डाइल्यूट किया जा रहा है, इसके कारण वे इज बिकमिंग अ रिस्कियर चॉइस। तो अच्छा। हमारा जो वे है यूएस पार्टनर है हमारा, तो उनके फार्म में जो काउज है इट इज कम्प्लीटली हार्मोन एंड एंटीबायोटिक फ्री। तो अच्छा। दैट वी डील इन, क्योंकि भारत में अभी भी वे कोई प्रेफरेंस दे देते हैं, बट हमारा कोर फोकस वीगन न्यूट्रिशन पे है, वीगन हम्म। सोर्स न्यूट्रिशन, हम्म। अच्छा। हम्म। कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड। कम्युनिटी प्लांट बेस्ड, अच्छा। इसमें एक चीज मैं आपके बारे में पढ़ रहा था। द क्वेश्चन कम्स डाउन टू व्हाट वी कम डाउन टू इज लाइक व्हाई आप ये सब आप व्हाई डिड यू कम बैक टू इंडिया? और क्योंकि आप काफी अच्छी जगह से पढ़े हो, सब कुछ एकदम इफ आई कैन से आप पिट से पढ़े हो, फिर कॉर्नेल भी गए, आप आराम से एक बहुत अच्छी जॉब ले सकते थे बाहर भी या कहीं इंडिया में भी। Like, why did you come back to the motherland? हाँ, कुछ कुछ रीजंस हैं। थोड़ा यूएस में भी अभी बायोमेडिकल और H1B रिलेटेड इश्यूज थोड़े बहुत इवेंचुअली आ ही जाते हैं। हाँ। और हाँ, दैट वाज एन ऑप्शन पाथ, पर मुझे पहले जेन्युइन इंटरेस्ट रिसर्च में था, कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। तो उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन था नैनो टेक्नोलॉजी में। तो सिंगापुर में भी जब मैं था, इवन कॉर्नेल में, तो मेरा कोर एक्सपर्टीज तो नैनो टेक्नोलॉजी में ही था। उसके आगे बिल्ड बिल्ड किया अलग अलग रीजन्स, अलग अलग देशों के एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं फिर यूएस से सिंगापुर शिफ्ट हुआ। इवेंचुअली द प्लान था कि यूएस में पीएचडी करना है। तो यूएस में पीएचडी करना है तो फिर यूएस में की वक्त अटके रहे, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस लेके फिर वापस पीएचडी करने आ जाओ, ऐसा इनिशियल थॉट था। ठीक है। तो एक प्री कंसीव नोशन होता है कि तुम रिसर्च क्या होता है। तो फिर सिंगापुर में 2 साल का रिसर्च, 2.5 साल होते होते फिर वो समझ में आया कि एक्चुअल रिसर्च होता क्या है। डिस्कनेक्ट काफी था, अभी भी है, बिटवीन रियलिटी एंड बिटवीन आर एंड डी हम्म। एंड एकेडमिक वर्क। हम्म। तो मुझे समझ में आया था कि आगे जाके तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी तो काफी लिमिटेड है, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी में। हम्म। नैनो टेक्नोलॉजी अपने जमाने के बहुत आगे है फिलहाल, तो थोड़ा और अच्छा। समय लगेगा फोरफ्रंट में आने में। हम्म। तो फिर अभी उसमें भी फिर पीएचडी तो दूर की बात है, अभी पहले से प्लंज लेना ही क्यों, अच्छा। उतना समय हो, थोड़ा खुद का एंड्योर करो, रिस्क ज्यादा ले लो, समय है तो रिस्क ले हम्म। लो। और ये तो एक बात मैं पर्सनली समझ गया था कि मैं ज्यादा टाइम फॉरेन में रह नहीं सकता। इवेंचुअली मतलब फॉरेन एक्सपीरियंस लो वगैरह वो सब ठीक है, पर सेटल तो मुझे इंडिया में नासिक में ही होना था। इंडिया में भी मतलब नासिक में ही, होम हम्म। टाउन में ही। हम्म।
सोचा कि पहले अगर आगे जाके प्लंज लेना है, फिर आगे जाके फिर वो एक बार वहाँ के रहने की आदत लग गई तो फिर वो वापस आना तो बहुत दूर की बात, मुश्किल है फिर। हाँ तो अभी समय अपॉर्चुनिटी देखिए, भारत में भी काफी चीजें पॉजिटिवली चेंज हो रही थी, तो राइट टाइम सो मतलब पॉजिटिव चीज और वगैरह भी बढ़ावा दे रही थी, हम्म ले लिया प्लंज। काइंड ऑफ हेजिंग माय बेट्स, कुछ ना कुछ तो मतलब भारत नहीं हो, भारत में कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा हाँ एट द वेरी लीस्ट। तो इसलिए नहीं तो फिर थोड़े से अपने सेफ एनवायरनमेंट करो, कंट्रोल कंट्रोल एनवायरनमेंट में रिस्क लो। हाँ हर जगह मतलब बार बार रिस्क ले ली तो एक्सपोनेंशियल रिस्क हो जाती है, मतलब जॉब की हाँ भी प्रॉब्लम, वीजा की भी प्रॉब्लम, फाइनेंसेस तो है ही। अच्छा इसमें जैसे मैं काफ़ी रिस्क अवर्स आदमी हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि मतलब जैसे आपने प्लंज लिया, इट सीम्स टू बी अ वेरी बिग डिसीजन। आपको ये ऐसा लगा कि आई कैन लाइक स्लोली शिफ्ट टुवर्ड्स दिस इंस्टेड ऑफ लाइक फ्लिप, मतलब आप शुरू कर देते कुछ 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 साइड बाय साइड एंड देन आप देन स्विच हो जाते इस पे वंस इट बिकम्स आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, लाइक वैसा आपने नहीं सोचा? प्रॉबेबली वैसा भी चल सकता था, हम्म मतलब अभी तो रेट्रोस्पेक्टिवली तो दैट वुड हैव प्रोबेबली स्मार्ट डिसीजन। हम्म पर अभी वैसा है कि इसमें अभी फिलहाल तो मतलब क्योंकि मैंने पूरी तरह खुद पे मस्त कर लिया, तो मेरे हिसाब से मैंने ऐसे कुछ चीजें सीखी जो प्रोबेबली अगर मैं धीरे धीरे करके करता तो मैं सीख नहीं पाता, अच्छा क्योंकि मैं पूरा दिन इसे में पड़ गया होता, फिर काफी लोगों से जलना मिलना। पैंडेमिक के पहले मेरे मतलब काफी 6 6 महीनों तक हर एक हफ्ते में एक मुंबई विजिट होता था, किसी नई चीज के लिए, किसी नए कारण के लिए। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें मेरा माइंड ओपन अप हो गया, बी ए फ्रॉम हम्म कोर एकेडमिक्स थिंग, बिजनेस वर्ल्ड में चेंज करना, वो भी इंडिया में, तो वेरी डिफरेंट थिंग। वो भारत में बिजनेस अलग लेवल पे चलता है, तुम हम्म अगर इंडिया में बिजनेस कर पाओ तो बाहर कहीं पे भी बिजनेस करना तुम्हारे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई ओह कैन टेल दैट, तो काफी लोग कहते हैं ये सब, लगता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं, पर इट्स अ फैक्ट। भारत में बिजनेस वगैरह करना इट्स एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो ये सब चीजें जो मैंने की, पर्सनल इंटरेक्शन में खुद जाके सेल्स वगैरह करता था, नए नए लोगों से मिलता था, इश्यूज सॉर्ट करने वगैरह, तो उसमें जो चीजें सीखा, दोज आर बीन वेरी क्रूशियल एक्सपीरियंसेस, जो कि प्रोबेबली मैं जॉब साइड बाय साइड करके प्रोबेबली सीख नहीं पाता था। काफी लोग वैसे ही करते हैं, काफी लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं जो कि थोड़ा मतलब कुछ लाइबिलिटीज है तो धीरे 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 रिस्क कवर्स है तो धीरे धीरे जॉब में थोड़ा थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट कर दो, जब तक हाँ वो स्टेबल ना हो, हाँ फिर जाके तुम फुल टाइम हम्म करो। लॉट ऑफ पीपल डू दैट, काफी लोग डायरेक्ट प्लंज ले लेते हैं, मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स में ही नासिक में, जिन्होंने डायरेक्ट प्लंज ही ले लिया। अब पहले 6 महीनों में कुछ मतलब कुछ होगा नहीं होगा, मतलब लग रहा था कि बैंड शायद दुकान बंद करनी पड़े, बट नाउ दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। पैंडेमिक अच्छा में तो उनका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ गया, दे आर एन आईटी ओह सर्विसेज बेस्ड थिंग, हम्म दैट इज मतलब नेचुरल। पर उन्होंने बिजनेस शुरू किया था 2010 वगैरह में, जबकि थोड़ा डर का माहौल था, रिसेशन टाइप का माहौल था, स्पेशली रिगार्ड्स टू आईटी। अच्छा तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल अप्रोच। मेरे लिए था कि मैं जब वापस आया तो मेरे लिए कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज थी नहीं, सेविंग्स हम्म भी थे, थोड़ा बहुत इधर उधर मैं खर्च कर भी सकता था, तो मैं था कि पूरा लेना है तो पूरा ही ले लो। हाँ टू बी एन हाँ itself, थोड़ा गट इंस्टिंक्ट था कि आई कैन टेक द रिस्क, गट इंस्टिंक्ट था। हम्म आफ्टर ऑल तुम्हारा एक इंट्यूटिव माइंड भी होता है, हम्म इट टेल्स यू कि थोड़ा लेना है नहीं लेना है, इट टेल्स हाँ यू, हाँ इट दैट also आई कैनॉट depends एक्सप्लेन। also depends on the nature of the हम्म, field you are in, करेक्ट। है ना, क्योंकि आपके इसमें यू हैड टू बी इन द मार्केट, इंटरेक्ट विद द पीपल, है ना, तो करेक्ट। इसलिए आई गेस इट वाज द राइट स्टेप। और आप इंडिया, और दूसरा भी एक था कि इंडिया इसमें इमर्जिंग मार्केट है, इंडिया अब तो हाँ मैच्योरिटी में गया नहीं है। बाहर के सिंगापुर और डेवलप मार्केट्स में देर इज अ वेरी गुड अवेयरनेस ऑफ सप्लीमेंट्स, हाँ इंडिया में वैसा नहीं था। इंडिया में इट वाज हाँ स्टिल इन द ग्रोथ फेज। हाँ वो इंडिया वो में इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ लक। वो लक भी था कि मैं जब वापस आया तब ये सब काफी लोगों को इंटरेस्ट बढ़ भी रहा था, तो हाँ आई कुड हाँ सी कि ये कुछ कैपिटलाइज कर सकता है। इट वाज हाँ आल्सो अ बिट ऑफ लक। अभी हाँ आगे चल के कितना आई कैन कैपिटलाइज टू सी इट, कोविड इज एन आउटलायर, हम्म बट लेट्स सी। हाँ इंडिया में वही है, अभी इस टाइम पे आप इस फील्ड में आप मिसलीड भी कर सकते हो और आप इनोवेट भी कर सकते हो, क्योंकि करेक्ट। बहुत सारे, जिससे मैं वो उसी बंदे से बात कर रहा था कि बहुत लोग तो मिसलीड कर देते हैं आपको, फिर पता ही नहीं लगता क्या करना है आगे, है ना। हाँ, आखिर पहले तो धंधा करना है, फिर वो जो कुछ भी हो लॉन्ग टर्म बात की हाँ बात है। करेक्ट करेक्ट।
तो लास्ट 6 to 7 months कैसे रहे आपके लिए? मतलब मार्केट कैसे चेंज हुई है काफी लास्ट 6 शिफ्ट months में? मार्केट तो चेंज हुआ है मेरे लिए। सप्लाई चेन सबसे बड़ा इशू रहा है, हम्म। सोर्सिंग द प्रोडक्ट। डिमांड तो काफी अच्छी थी। हाँ। मेरा तो मतलब काफी सारे वीगन प्रोडक्ट जो है वो पैंडेमिक के पहले ही सब सोल्ड आउट हो गया था। ओह, अच्छा, सही है। फिर अभी वो उसके लिए डिमांड बढ़ी रही, पर आई वाज हैड सम सोर्सिंग इशू नेचुरल। और फिर आई वाज जस्ट डाइवर्सिफाइंग, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स का बिजनेस नया शुरू हो गया था। वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फ्रेश प्रोड्यूस। उसमें भी फिर देन मुंबई मेन फाइनेंशियल सेंटर है। मेरा काम मैं नासिक में हूँ, मुंबई मेरे लिए बहुत पास है। मुझे मन में आया कि मुंबई जाना है तो मैं जा सकता हूँ, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग। वेड ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो गया था। तो काफी सारे रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं जो मुंबई से होती है, वो सब काफी बंद पड़ गई थी। माई पार्टनर्स एंड माई business contacts, they were not confident in executing some of the things through Mumbai. So there were certainly ups and downs. काफी सारी चीजें सीखा हूँ मैं, ऑनलाइन चीजें मैं काफी सीखा हूँ। मुझे वो असल अंदर की चीजें पता चली है। आई हैव बीन एबल टू स्टे अफ्लोट, कि देयर वाज नॉट मच, so I won't say कि I was making a profit, बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं हुआ है, पर I can still remain afloat. पर इसमें जो लर्निंग्स है ना, दैट आर मोर इम्पोर्टेंट इन माय व्यू। ये चलो ठीक है, हमें भी पता है कि कोविड अगर वैक्सीन नहीं भी निकला तभी फील आया, नेचुरली गेट अकस्टम टू इट, ह्यूमन बॉडी इज डिजाइंड इन दैट वे। तो वो इन वे आप कह सकते हो कि जो मैराथन के लिए तो थोड़ा पहले तैयारी करना होता है, धीरे धीरे ट्रेनिंग, कैन से दैट आई एम इन फॉर अ मैराथन। मैं स्प्रिंट विन का आदमी नहीं हूँ। स्प्रिंट के लिए एक थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, मैराथन में भी थोड़ा पीछे हटना पड़ता है पहले। यू नीड टू रीअसेस। So I'm in that phase. I'm in the things. I mean, my skin is in the game for a very long amount of time. Long term. Very long term. तो उसके लिए फिर use this as my training phase. तो इसमें what are the learnings you got from maybe from the overall decision और या फिर in the last 6 months? तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये थीम वापस गोइंग टू बी वेरी प्रोमिनेंट मेरे लिए। दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि एक वीगन एंड वेजिटेरियन डाइट की तरफ शिफ्ट धीरे धीरे इंक्रीजिंगली ग्लोबल लैंडस्केप पे बहुत ज्यादा स्तर पे है। हाँ. भारत में भी इट्स अ सिग्निफिकेंट जंप। तो दैट इज अ गुड थिंग, सस्टेनेबिलिटी हिसाब से भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ओवरनाइट वीगन ही बन जाओ, पूरा मीट खाना बंद ही कर दो। दैट वुड डेफिनेटली बी आइडियल, पर वैसा इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट नेसेसरी आल्सो। तो तुम you should need to minimize animal footprint. That includes milk as well. तो इस चीज में कैसा है कि जो भी प्रोडक्ट्स तुम्हें प्रिवेंशन में मदद करते हैं, जो भी सप्लीमेंट्स है, इम्यूनिटी बूस्टर, अभी इम्यूनिटी के नाम पे तो इतने सारे सप्लीमेंट्स निकल गए कि कौन सा सही कौन सा नहीं है तो बहुत दूर की बात है। पर इन जनरल विटामिन डिफिशियंसीज कंट्रोल करना, तुम्हारा आयरन, नॉर्मल प्रोटीन भी ले लेना, मसल मास मेंटेन रखना आगे चल के लिए, लोग इस पे ध्यान देंगे। अभी वो कहाँ सप्लीमेंट्स कौन से बेस्ड है, कौन सी सोर्सेज से आ रहे हैं, ये इस पे भी लोग ध्यान देंगे। दैट इज गुड फॉर द होल थिंग। और इसके अलावा भी लोग अपने नेचुरल डाइट पे भी कंट्रोल करेंगे। अपना डाइट पैटर्न जो है उसमें बहुत चेंज, विच इज वेरी गुड। तो को लगता है कि हम डाइट पैटर्न चेंज कर लेंगे तो सप्लीमेंट बिजनेस नीचे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा बने कि लोग डाइट ही ले ले ताकि सप्लीमेंट की जरूरत ना पड़े। जो भी ले सप्लीमेंट दे टेक अकॉर्डिंग नेसेसिटी। हाँ, लेकिन Not which is very hard कि अपनी डाइट सब हेल्दी वे लीन करे, बहुत मुश्किल है। Especially the sugar selling companies जो मतलब शुगर है, हाँ, फिर जो कुछ भी अभी जो स्नैक्स और जो कुछ भी फास्ट फूड का कंसेप्ट है, ये सब जो बन रहा है, दैट इज वेरी, मतलब वो अभी चेंज करना बहुत मुश्किल है। इट विल हैपन प्रोबेबली, लोग डिपेंड करता है। कोविड पैंडेमिक में प्रोबेबली लोगों ने हेल्दी डाइट रहना भी शुरू भी किया होगा, काफी लोगों ने एक्सरसाइज भी लिया, कंजम्पशन वगैरह भी फेन किया, कुछ लोगों का वेट लॉस हुआ, कुछ लोगों का गेन हुआ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ। मतलब डेटा एनालिसिस तो तुम्हारा फील्ड है, तुम काफी इंटरेस्टिंग विजुअल बना सकते हो। हाँ, पर एसेंशियली ये कोर जो फिलोसॉफी है फॉर टू बी हेल्दी, इट इज जस्ट कम्स डाउन टू वन थिंग, हेल्दी ईटिंग। और हेल्दी ईटिंग में भी जो है, दैट इज व्हाट माय पर्सनल, मेरा रीडिंग फ्रॉम व्हाट आई कैन असेस, मतलब काफी तुम आप सर्च वर्च भी करो तो यू कैन फाइंड इसकी, आपका जो ब्लड पीएच है, इट हैज टू बी बेसिक, वो एसिडिक नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमारा ब्लड पीएच जो आपका है
that is around 7.3 literature sources में 7.3 to 7.6 है, which is हम्म। slightly alkaline. हाँ वो अगर slightly alkaline आप रखते हो, मेंटेन करते हो, तो आपको बीमारी के चांसेस statistically significantly reduce हो जाएंगे, including cancer, not just इंक्लूडिंग diabetes कैंसर। and all the other, including cancer. अच्छा। And I can say this with confidence क्योंकि मेरा जो सिंगापुर में काम था that was completely हाँ related to cancer. मेन काम मेरा तो ये था कि how can you detect cancer from blood. हम्म कुछ कैंसर जैसे लंग कैंसर हुआ, फिर ओवेरियन कैंसर हुआ, ब्रेन कैंसर हुआ, ऐसे कुछ कैंसर होते हैं जो ऐसे ऑर्गन्स में होते हैं जिनको रेडिली एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। डिटेक्ट करना मुश्किल होता है उनको रेडिली, अभी डिटेक्ट भी कंफर्म करना कि कैंसर ही है नहीं, उसके लिए बायोप्सी करना पड़ता है। हाँ बायोप्सी मतलब क्या कि वो जो सस्पिशियस टिश्यू है वो उसका थोड़ा निकालना सैंपल। पड़ता है। हाँ करेक्ट। तो ऐसे ऐसे एरियाज में होता है कि जहाँ पे मतलब आप घुस ही नहीं सकते, अच्छा। वो बायोप्सी करना ही रिस्की हो जाता है कैंसर से ज्यादा। ओ अच्छा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ब्लड से कैंसर डिटेक्ट कर सकते हो या नहीं, उससे था, उसको डेवलप भी किया। फिर हम इंडिविजुअल सेल्यूलर लेवल पे गए क्योंकि कैंसर में मतलब ऐसा पता चला इवेंचुअली जाके लोगों को कि कैंसर में एक ही प्रकार का म्यूटेशन नहीं होता, अलग अलग प्रकार की म्यूटेशन होते हैं। मतलब एक ड्रग ने एक म्यूटेशन को मारा तो दूसरा म्यूटेशन बच के वापस कैंसर रिलैप्स हो गया। ओ तो हम ट्राई कर रहे थे कि हर एक इंडिविजुअल सेल को आइसोलेट करके देखिए कि उसमें म्यूटेशन है या नहीं। फिर अब मेरा प्रोजेक्ट उसके आगे भी था कि जो कैंसर सेल सीक्रेट करते हैं, मेटास्टेसाइज कैंसर कैसे हो रहा है। तो एक थियरी हाइपोथेसिस है कि वो कोई ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जो कि पूरे ब्लड में ट्रैवल कर करके अलग अलग ऑर्गन्स में जाके वहाँ पे एक नया सीड, सॉइल को सीड करके और फिर वहाँ पे कैंसर नया अपना बन जाता है। तो साउंड मेरा स्कैरी। प्रोजेक्ट था कि वो तो उस केमिकल्स को आइसोलेट करके देखना कि वो एक्चुअली कैंसर को बढ़ा रहा है या फिर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। दैट वाज व्हाट माय रिसर्च वाज। तो इसके बेसिस में मैं कैंसर को ढूंढ रहा था कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है कैंसर, हाउ डज कैंसर एक्चुअली गो ऑन टू बी। तो इसमें फिर पता चला कि लॉट ऑफ द एक्चुअल मेडिकल टेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल और जो कैंसर ऑन्कोलॉजी के बेसिक टेक्स्ट है फ्रॉम डॉक्टर्स नॉट रिसर्चर्स, ड्रग डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं, जो एक्चुअल फिजिकल टेक्स्ट है, इंक्रीजिंगली काफी लोग मान रहे हैं कि कैंसर इज अ जेनेटिक डाउरी। मतलब इवोल्यूशन के साथ कैंसर भी आया ही कि कैंसर इज अ वेरी स्मार्ट डिजीज। कैंसर को क्योर अब तक बहुत पहले से कैंसर इज देयर इन द टेक्स्ट, काफी पुराने सदियों से भी है, अभी भी कैंसर चल रहा है, नो नॉन क्योर, हिट और मिस। तो वाई कैंसर ग्रोथ होता है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कैंसर ग्रोथ। ग्रोथ हो रहा है मतलब उसको एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी कहीं ना कहीं से तो मिल रही है। हाँ तो वेयर इज दैट एनर्जी कमिंग फ्रॉम, जो हम खा रहे हैं उसी से, बॉडी से ही। उसी से आ रही है। तो व्हाट इज द सेल ऑर्गेनेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ तो निक लेन का एक बुक है द वाइटल क्वेश्चन, उसमें ही हैज मतलब उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ऑर्गेनल है सेल का फॉर डूइंग, ऑर्गेनल पे कितना कितनी सारी चीजें बची हुई, इट इज द रूट ऑफ इवोल्यूशन, वहां तक उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बिल गेट्स ने यह बुक रिकमेंड की थी बाय निक लेन, ही इज अ बायोकेमिस्ट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। द वाइटल क्वेश्चन करके बुक का नाम है। तो उसमें उन्होंने थोड़ा एक थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी दिए है कैंसर पे। आई एम नॉट श्योर कि कैंसर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया नहीं। तो ही वाज लाइक कि दिस इज द एनर्जी ऑफ द सेल, कुछ भी काम करना है तो इसके कारण ही करना है। तो नेचुरली फिर लोगों ने सोचा कि माइटोकॉन्ड्रिया से ही चल रहा है, तो मतलब कैंसर में भी माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। एंड रिसर्चर्स फाउंड दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी बहुत हाई होती है हाँ कैंसर के टिश्यू में। उसको एनर्जी तो चाहिए फिर ये क्योंकि। करेक्ट, और ये एनर्जी प्रोडक्शन हाई सिर्फ एसिडिक कंडीशन में ही पॉसिबल है। ओ मैं इसके डिटेल्स में जाऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोकेमिस्ट्री है, उससे आधी आधी चीजें मुझे भी मैं भूल सकता हूँ ठीक है ठीक है। बायोकेमिस्ट्री बहुत। तो एसेंशियली इट इज कि ये एसिडिक एनवायरनमेंट है तो ही ये सब चीजें हो सकती है। हाँ कैंसर कैन ग्रो, डिजीजेस कैन कम अप एंड डिजीजेस कैन अफेक्ट यू। आपका अभी देखिए मतलब डोंट टेक दिस इन द रॉन्ग वे, हम बोलते हैं कि कोरोना वायरस आपके हाथ में हाथ धो कोरोना वायरस चला जाएगा, व्हाट इज सोप, सोप इज ऑल्सो वेरी अल्कालाइन सब्सटेंस, फैट प्लस ये, और साबुन से मरा मतलब हाई पीएच से कोरोना वायरस जा रहा है। इस मतलब ये नहीं कि हम साबुन ले लेंगे तो ब्लड पीएच अल्कालाइन हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं है। देयर इज द एसिड इन द स्टमक,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो डाइजेशन के लिए नेसेसरी है। हाँ और एसिड सिर्फ डाइजेशन के लिए नेसेसरी है, उसके आगे वो एसिड अगर ब्लड में घुसने लगा तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हम्म क्योंकि अभी साबुन भी बाहर काफी सारे जर्म्स को मारता है, कोरोना वायरस को भी मार रहा है। तो इट स्टैंड टू रीजन कि मतलब उसका केमिस्ट्री अलग है एंड इट इज नॉट अ साइंटिफिकली एक्यूरेट स्टेटमेंट टू मेक कि देयर इज एन एनालॉजी, पर देयर इज सम रीजनिंग बिहाइंड टू बिलीव दैट एन एसिडिक एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव व्हाइल एन बेसिक एनवायरनमेंट इज नॉट। तो ये सब चीजों में फिर दैट कम्स टू योर डाइट, कि आपका डाइट एसिडिक मतलब आपका ब्लड पीएच कब हाई होता है कब नहीं। आपका पीएच कम हो रहा है मतलब आप एसिडिक ज्यादा खा रहे हो, मतलब आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। आप मसाले ज्यादा खा रहे हो, तेल ज्यादा खा रहे हो, एक्सट्रीमली प्रोसेस फूड खा रहे हो, तो एसिड कंटेंट एसिडिटी आपकी कम हो जाती है, एसिडिटी बढ़ती है, पीएच कम होता है। क्यों? क्योंकि एसिड ब्रेक डाउन करता है चीजों को। जो हाँ भी चीजें स्टमक में ब्रेक डाउन हो रही है उसको तोड़ने के लिए एसिड इज वेरी गुड। अब देखिए कोई भी चीज मेटल हो, कोई भी वेरी टफ स्टडी चीज हो जो इजिली हैंडल नहीं हो रही, उसका एसिड डाल दो, करोड़ हो जाएगी। सेम गोज एन एनालॉजी गोज इन द बॉडी, जो कुछ भी आसानी से नहीं टूट रहा उसके लिए एसिड लगा दो, तोड़ देगा। तो उसके कुछ साइड इफेक्ट है। तो आप ऐसी चीजें खाओ ही मत ना जो तोड़ने के लिए मुश्किल है, सारी चीजें खा लो, यू कैन बी इजिली डाइजेस्टेड। एसिड ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, अपने पेट में डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका ब्लड को भी तरीके तकलीफ नहीं होगी। दिस इज अ वेरी हाईली ऑब्जर्व थिंग एंड ये दिस इज नॉट कॉमन नॉलेज। क्योंकि क्या है कि फिर अगर लोगों का डाइट पैटर्न चेंज हो गया तो दवाई ववाई लोग लेंगे नहीं, दवाई लेंगे नहीं, बिकम्स एन इकोनॉमिक इशू। फार्मास्यूटिकल्स इज अ ग्रेट एम्प्लॉयर, फार्मास्यूटिकल्स बड़ा बिजनेस भी है। तो दिट्स ऑल साइक्लिकल। तो इट्स नॉट कि हम फार्मास्यूटिकल को बंद कराना है, नहीं हो नहीं सकता, लोग इतना बदलेंगे नहीं। कुछ ना कुछ लोग है कि नहीं हम खाओ पियो ऐसे करो, जैसा खाने खाओ। हाँ हाँ फार्मास्यूटिकल्स हैज बिकम अ नेसेसिटी, पर इट डजंट मीन कि तुम उसको बहुत बढ़ावा ही देते जाओ। यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में। अगर सब कुछ करो तो इट इज ऑल एक्सीलेंट, किसी भी चीज का ज्यादा करो उसके एडवर्स इफेक्ट दिखने लगता है। सो कम्स डाउन टू ईटिंग हेल्दी और इसलिए मीट मीट जब आप खाते हो तो आपके आई एम गेसिंग आपके ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है ना? करेक्ट, उसको मतलब आपके बॉडी को आदत डालनी पड़ती है मीट डालनी पड़ती खाने है। के लिए। एंड इट ऑल कम्स अंडर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तुम कुछ भी करते हो यूज, अभी कोरोना में हम क्या कर रहे हैं? देयर इज ओनली वन रूट, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। क्योर कहाँ निकला है? आप बाहर जाते नहीं हो, लॉकडाउन किया, हाथ धोते हो, मास्क पहनते हो, दिस आर ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इट इज एन इंडिकेशन कि आप प्रिवेंशन पे ही ध्यान दो ज्यादा करके, डोंट लुक फॉर द क्योर। हेल्थ में हो, बिजनेस प्रैक्टिसेस में हो, फाइनेंसेस में हो, वॉट एवर, किसी भी चीज में यू कैन लुक एट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो you seem to be a very scientifically minded person, मतलब साइंटिफिक मेथड पे विश्वास करते हो कि आप एक हाइपोथेसिस लेते हो, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उसको प्रूव करने की ट्राई करते हो गलत या सही, और फिर इंडिपेंडेंटली अगर लोग उसको प्रूव कर रहे हैं सही या गलत, तो आप उसको ट्रू या फॉल्स प्रूव कर रहे हो, है ना? सी साइंस इज साइंस, मतलब साइंस इज द पैशन। पर मतलब जरूरी नहीं है कि साइंस से ही सब कुछ करना चाहिए। देर हाँ आर मैं सम थिंग्स दैट आर यू नो इंट्यूटिवली, बट फॉर मास एक्सेप्टेंस आई थिंक इन दिस डे एंड एज जहाँ पे साइंस को इतना महत्व दिया जा रहा है, हाँ देन देर आर सम थिंग्स दैट वो हमें फॉलो करनी पड़ती है ऑन अ ट्रेन बेसिस एंड ऑन अ मास स्केल बेसिस। तो ऑब्वियसली doing the scientific way is the most efficient way to get राइट things done, राइट। वो भी है। हाँ तो मुझे नहीं पता कि मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नहीं, लेकिन यू सीम टू बी ऑल्सो बी अ वेरी रिलीजियस पर्सन, राइट? Spiritual, not स्पिरिट, religious. ओह ओके, सो अच्छा, सो वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? इफ अगर आप, मतलब मुझे लगता है कि इफ आई फॉलो द साइंटिफिक मेथड विच मीन्स मैं जो अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के, वो वाई क्वेश्चन पे बना रहा हूँ कि वाई दिस वाई दिस वाई दिस, और उसको मैं प्रूव कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, देन मैं उसको बोलता हूँ हाँ ये सही है ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो जो स्पिरिचुअल जो फील्ड है विच इज, मुझे आपको ऐसा नहीं लगता है वो कॉन्फ्लिक्ट में है विद द वे See, वी I सी द believe in, वर्ल्ड? see, I like science because I see spirituality in it. ओह देखो आपकी मैं शुरुआत में भी मैंने बोला था कि संस्कृत में देर इज अ वर्ड फॉर साइंस, विज्ञान। हम्म बाकी सारे किसमें लैटिन वगैरह में सब साइंस साइंस सीन सीन वगैरह यही है।
डेरिवेटिव्स। और साइंस ये सब निकलने के पहले भी संस्कृत वोकैबुलरी में विज्ञान शब्द था, which is now known as science in English. How, so what is the, मतलब कैसे, how did we know there is science when there was no concept of doing experimentation, there was no concept of doing PhD degrees, no going writing thesis. इसके पहले भी how did we know कि विज्ञान शब्द है? तो विज्ञान शब्द तो संस्कृत का है, ये तो मैंने खुद बनाया नहीं। BCs वगैरह मतलब कृष्णा purported even way before thousands and this BC there is विज्ञान, गणपति अथर्वशीर्ष which is a part of all the Vedas and particularly अथर्व वेदा भी है। तो हम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी, which means you are the knowledge and you are also the science. ये कैसे, then how did that concept come up? How did the concept, so science is inherent to Indian culture. हमने कभी साइंस से रिश्ता तोड़ा ही नहीं था। We always knew कि हमें साइंस लेके ही आगे चलना है because science is the way to do it. तब बस कैसे हुआ कि अभी साइंस का जो नेचर है, जो प्रकृति जिस तरह से विज्ञान किया जा रहा है, उसका बस मुखौटा अलग है। अभी उसको बहुत फॉर्मुलाइज किया गया कि आप पहले हाइपोथेसिस रखो, फिर उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करो, एक्सपेरिमेंटेशन से स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस दिखाओ, अगर फिट हो रहा है तो ठीक, नहीं तो मॉडिफाई करो, जब तक तुम्हें सिग्निफिकेंस मिलते हैं तब तक करते रहो और फिर जाके अपना रिजल्ट पुट अप करो। हाँ, बस एक अलग फॉर्मेट दिया गया है, हम कभी उसमें चेंज किया ही नहीं है हमने कभी। स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस गो हैंड इन हैंड। स्पिरिचुअलिटी इज द बिगर अम्ब्रेला, वेन डायग्राम बनाए तो स्पिरिचुअलिटी इज द बिगेस्ट सर्कल, साइंस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ इट। किन किन लोगों को साइंस के थ्रू जाना है, किन लोगों को रिलीजन से जाना है, किन लोगों को एक्सपीरियंस से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। एवरीवन हैज हिज वे। नाउ टू प्रूव दिस, जो भी सबसे टॉप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, क्वांटम फिजिसिस्ट थे, these were all got their inspiration from भगवद गीता। ये मैं बना नहीं रहा हूँ मैं। you can have इतने सारे किताबें लिखे गए फ्रॉम फाइनमैन, श्रोडिंगर, हाइसेनबर्ग, फिर बोर्स ले लो, टेक इट, ओपनहाइमर ले लो। ओपनहाइमर ने तो उसने तो गीता कोड भी किया था। हाँ, कार्ल सेगन ने कॉस्मोस का एक एपिसोड भी नटराज के लिए डेडिकेट किया है, द साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो तीस गाइस, इन लोगों ने भगवद गीता वगैरह कहीं ना, आई डोंट नो हाउ दे केम अक्रॉस भगवद गीता, मुझे उसका आइडिया नहीं कि उनको कैसे पता चला, और उन लोगों ने उसमें कुछ देखा ना। और ये तो दीज आर द टॉप फिजिसिस्ट, क्वांटम साइंस सबसे, तो फिजिक्स तो रट में सेट हो गया। फिजिक्स इज इन अ रट करंटली, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स ने इतना सारा फिजिक्स निचोड़ लिया वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में, इन लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो क्या फिजिक्स करना है, तो एस्ट्रोफिजिक्स में चले गए वो लोग, कॉस्मिक स्केल से। ऐसे ने कहा था कि अब बचा बस ये कि ग्रेविटेशन और क्वांटम फिजिक्स को रिकंसाइल करो, करेक्ट। दैट इज द अल्टीमेट थ्योरी बस। हाँ, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हाँ, Arthur Clarke said anything that is substantially advanced to human science is magic. करेक्ट। हाँ, तो हम जब ये स्पिरिचुअल में कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र था, वही विमान से जाते थे, उड़ के जाते थे, that might, what is magic to us, it might just be a substantially advanced science. हाँ, but that's a big leap in my opinion to say, मतलब यहाँ से वहाँ पे कनेक्ट करना, मतलब Just an example. So this is, so I don't see science as something that destroys spirituality or spirituality that destroys science. Religion is a different thing. Religion एक बहुत ही अलग मार्ग है। Religion के लिए कोई संस्कृत में शब्द ही नहीं है, उसको धर्म करके कोलोकली बोलते हैं, पर धर्म हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग इन संस्कृत कंसेप्ट। धर्म इज योर राइचियस ड्यूटी, धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म के लिए कोई शब्द, रिलीजन के लिए शब्द ही नहीं है। रिलीजन इज अ वेरी फॉरेन कंसेप्ट टू इंडियन। तो फिर जो पूजन अर्चन वगैरह है, दैट हैज बीन ब्रैकेटेड इनटू रिलीजन, व्हिच इज आल्सो पैरेलल टू द अब्राहमिक फेथ, मतलब जो अदर वेस्टर्नाइज्ड रिलीजन्स है, तो उनमें वो दैट इज द कंसेप्ट रिलीजन अप्लाइज टू देम। इन इंडिया इट वाज नॉट नेवर अबाउट रिलीजन, इट वाज ऑलवेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, सीइंग व्हाट इज बियॉन्ड ह्यूमन लाइफ। व्हाई, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, व्हाई, दैट इज द वेरी बेसिस ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी। व्हाई, मैं आया क्यों ये तक, जन्म ही क्यों हुआ। कुछ लोग विज्ञान मानते हैं, some people find beauty through quantum, some people find beauty through gravitation, some people find through chemistry, some through medicine, some through engineering. मान अलग अलग है, many ways. Final goal is one, answering the question why.
So That I makes just see sense. science as a means of achieving it. मैंने science क्यों चुना? Because I was good at it. I like it. I still Hmm. do like it. मेरे लिए that is the way. Yeah. इसीलिए अच्छा, वेयर कैन आई रीड भगवत गीता जो मतलब संस्कृत आप क्या सजेस्ट करो कि मैं मतलब मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है पहले स्कूल में पढ़ी थी अभी मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ क्या मैं संस्कृत पढूं पहले फिर भगवत गीता पढूं जो ओरिजिनल कोई टेक्स्ट है या फिर कोई इंटरप्रिटेशन कोई आप सजेस्ट करो कि किसी की जो अमेज़न पे मिल जाए मुझे गोरखपुर प्रेस की गीता प्रेस गोरखपुर जो सबसे बड़ा प्रकाशन इन सब चीजों में उनके ट्रांसलेशन बहुत सारे भाषा में है यू कैन स्टार्ट रीडिंग द ट्रांसलेशन मतलब पहले अपना संस्कृत श्लोक पढ़ो फिर उसका ट्रांसलेशन करो अभी आपने अगर संस्कृत पहले से ही पढ़ी हुई है तो आप पूरा का पूरा तो भूलोगे नहीं हाँ तो आपको कुछ कुछ संस्कृत पढ़ के भी आपको लग रहा होगा कि इसका शायद ये मीनिंग होगा फिर कंफर्म कीजिए कि ट्रांसलेशन वही मैच हो रहा है मैच हुआ तो वेल एंड गुड नहीं हुआ तो फिर यू कैन क्रिटिकली थिंक फिर ट्रांसलेशन पढ़ पढ़ के जितने बार आप खुद से पढ़ोगे तब से आपको फिर कुछ कुछ नया मीनिंग लगेगा और फिर देन यू ट्रांसलेट इनटू लिसनिंग जैसे आपने सबसे पहले कहा कि सुनने से ज्यादा जल्दी याद रहता है तो फिर आप वो अध्याय सुनना शुरू करो और अदर यू कैन डू इट अदर वे अराउंड एज वेल आप अध्याय सिर्फ सुनना शुरू करो पहला अच्छा अध्याय समझिए पहला सुन लीजिए पूरा क्रिएट अ मेंटल पिक्चर कि आपको क्या लग रहा है कि व्हाट इज द कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन अबाउट फिर उसका ट्रांसलेशन देखिए डज इट मैच कुछ कुछ मैच होगा कुछ कुछ नहीं होगा जो मैच नहीं हुआ दैट विल गिव यू इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हाँ दैट मेक्स सेंस ठीक है थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर्वेश मुझे तो ऑफ बहुत कोर्स ही ऑफ कोर्स मज़ा आया हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर किए आई थिंक ग्लैड और बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात कर सकते हैं और करेंगे भी मैं आपको शायद फिर से बुलाऊंगा अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम कभी टाइम हो तो आई पक्का थिंक पक्का कभी भी हाँ अभी तो फिलहाल तो फेस्टिवल सीजन भी है तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ तो चलता ही है तो हाँ फेस्टिवल सीजन के तक कभी भी दिसंबर आई एम नॉट श्योर पर जैन से लेके थोड़ा तो एक्टिविटी पिकअप काफी हो जाएगा तो आई एम हाँ नॉट श्योर तब कब कैसे होगा उसके पहले कभी भी श्योर श्योर और ऑल द बेस्ट आपको आपके आपको भी एंडेवर के लिए और धन्यवाद आपने ये किया थैंक यू सो मच यस धन्यवाद धन्यवाद चलो